नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आप सभी लोगों का अपने इस ऑनलाइन चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास जिन्होंने नहीं देखी है वह लोग जा करके उस क्लास को देख लेंगे और आज हम लोग क्लास उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग वहां पर पढ़े थे स्थानीय मान और वास्तविक मान, इनको ज्ञात करना और उनसे संबंधित सवाल को हल करना। आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जैसे देखिए, अगर हम कहीं किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए कि एक कक्षा चल रही है, उसमें कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, मुझे उन विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त करनी है, तो हम गिनना प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनना प्रारंभ करेंगे। मतलब कि शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से, और ख़त्म कहाँ तक होगी? ऐसे बढ़ते चले जाएं 100 200 500 1000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, लेकिन हम कभी अंत तक नहीं पहुँच पाएंगे। मतलब 1 से प्रारंभ करके अनंत तक ये चलती चली जाती है। और क्या क्या गुण होते हैं प्राकृतिक संख्या के, उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इनको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। देखिए, ऐसी संख्या जिसका प्रयोग हम किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं। ऐसी संख्या जिनका प्रयोग हम किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 ऐसे डट 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 बढ़ती चली गई, अनंत तक चली जाती है। यह अनंत का सिंबल है, आप अनंत लिख भी सकते हैं। अनंत तक इसका कोई अंत नहीं होता है। अगर हम सोच लें कि 1 करोड़ ले लें ना, तो क्या 1 करोड़ 1 नहीं होगा? इसकी हमेशा आगे की एक संख्या पाई जाती है, ठीक है। लेकिन अगर 1 से पहले नहीं पाई जाएगी। अब इससे संबंधित क्वेश्चन क्या बनते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ही बन जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है। तो आप देख करके बता सकते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। देखिए, अगर बात की जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो वो हो जाती है 1। और अगर बात की जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत हो जाएगी। मतलब हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। उसको हम लोग अपरिभाषित कर देते हैं। सीधा सीधा अपरिभाषित है। अपरिभाषित है, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो गई, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित है, यानी अनंत है। हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। बस इतना ही प्राकृतिक संख्या के बारे में, इतना ही जानकारी जरूरी है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसका प्रयोग हम किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ऐसे अनंत तक जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो गई, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत हो गई। अब इन संख्याओं के गुण के बारे में होता है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में कुछ बात करेंगे।
लेकिन थोड़ा समय लगेगा। देखिए कैसे, अब कुछ के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए जैसे आप एक चीज़ याद रखिए, जोड़ के लिए जो आइडेंटिटी होता है वो जीरो होता है। आइडेंटिटी किसे कहते हैं? आइडेंटिटी उस तत्समक अवयव जिसको कहते हैं, तत्समक अवयव हिंदी में, अंग्रेजी में उसको कहते हैं आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी वह होती है, संख्या होती है, आइडेंटिटी उस संख्या को कहेंगे। जोड़ के लिए, जोड़ की बात करेंगे तो जोड़ेंगे, मतलब कि हम अगर 5 लिख रहे हैं तो हम 5 में ऐसा क्या जोड़ दें कि इसका उत्तर में कोई परिवर्तन ही ना आए। तो 5 में हमने जोड़ दिया 0, तो 0 जोड़ देंगे तो उत्तर कितना आएगा? 5। ऐसे में और कोई संख्या ले लूँ, जैसे मैं 7 ले लूँ, 7 में अगर मैं 0 को जोड़ता हूँ तो भी उत्तर कितना आ जाता है? 7 ही आ जाता है। मतलब कि 0 एकमात्र ऐसी संख्या होगी जो जोड़ के लिए तत्समक अवयव, किसका काम करेगी? तत्समक अवयव। इसको क्या कहते हैं? तत्समक अवयव। किसका? योग का। योग का तत्समक अवयव कहते हैं, योग का तत्समक अवयव कहते हैं। ये जोड़ का 0 तत्समक अवयव होता है। ये बात याद रखिए, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। इनवर्स जब निकालना होता है तो इनवर्स जोड़ के लिए जब बात करेंगे तो हम उस संख्या को लिखते हैं जो उसका, उस संख्या में जोड़ने पर हमें क्या मिल जाए? तत्समक अवयव मिल जाए। जैसे अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 के लिए ऐसी कौन सी संख्या होगी कि जिसे हम 5 में जोड़ दें तो उत्तर कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो हम जोड़ेंगे इसमें 5 में -5 कभी भी। तो हमेशा जो उसका प्रतिलोम होता है, इसको क्या कहते हैं? योगात्मक प्रतिलोम, अंग्रेजी में कहते हैं इनवर्स। तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 होगा। ऐसे मतलब कि किसी भी जोड़ के लिए कभी भी किसी संख्या का हमें योगात्मक अगर प्रतिलोम निकालना है तो सिर्फ उसके आगे का साइन हम चेंज कर देंगे। अगर आप सपोज कीजिए आपके पास दिया है -8 और हमें इस -8 का योगात्मक प्रतिलोम यानी इनवर्स निकालना है, तो हमें उस संख्या को ढूंढना पड़ेगा जिसे हम -8 में जोड़ दें तो उत्तर हमारा तत्समक अवयव यानी शून्य यानी आइडेंटिटी आ जाए। तो -8 में क्या जोड़ देंगे? सीधा 8 जोड़ देंगे, उत्तर हमारा 0 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो तत्समक अवयव और योगात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा जोड़ के लिए। अब अगर यही मैं बात करूं गुणे के लिए, तो आप जब गुणे के लिए देखेंगे, गुणे के लिए आइडेंटिटी की बात करेंगे तो गुणे की जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। गुणे की आइडेंटिटी 1 होती है और किसी संख्या का जो इनवर्स होता है वो 1/, करके होता है। जैसे कि मैं यक्ष का इनवर्स निकालूं, यक्ष का इनवर्स कैसा इनवर्स? मल्टीपल इनवर्स। तो योग का जो यक्ष का मल्टीपल इनवर्स हो जाएगा 1/x हो जाएगा। वो कैसे? यक्ष में जब मैं 1/x मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मान 1 आ गया। 1 हमारा क्या है? मल्टीपल आइडेंटिटी है। क्या ये बात तय रही? अब एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। हो गया होगा। देखिए अब पूर्ण संख्या के बारे में थोड़ा सा बात की जाए। देखिए भाई, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में अगर हम आइडेंटिटी यानी 0 को भी इंक्लूड करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे अभी आप देखेंगे, जैसे पूर्ण संख्या, अब इस पूर्ण संख्या में मैं अगर सीधा क्या देखो, पूर्ण संख्या लिखने के लिए पहले मैं प्राकृतिक संख्या लिख दूँ। चलो भाई मैंने लिख दिया, ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या। इस प्राकृतिक संख्या में मैं सिर्फ और सिर्फ किसको ऐड कर दूं? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होता है। अगर मैं उस 0 को ऐड कर दूं तो जो संख्या प्राप्त हो जाएगी वो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। इसको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं।
क्या ये बात तय रही? इससे 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अभी पिछली बार के टेस्ट में आया था शायद कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो मैं सबसे छोटी की अगर बात करूं, अगर मैं छोटी की बात करूं तो सबसे छोटी हमारी हो जाएगी 0। और यही जैसे सबसे बड़ी की बात करता तो यही वही वाली बात, सबसे बड़ी की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा अनंत। क्या ये बात समझ में आ गए? बोलिए भाई, पूर्ण संख्या क्या होता है क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करेंगे पूर्णांक के बारे में। देखिए पूर्णांक को क्या कहते हैं? पूर्ण अंक मिलकर बन गया पूर्णांक। दशमलव वाले पार्ट इसमें से नहीं आएंगे। क्या ये बात क्लियर है? देखिए बात करते हैं पूर्णांक के बारे में। समझिए, एक लाइन बनाऊंगा और आपको पूर्णांक के बारे में बताऊंगा। देखिए पूर्णांक, वास्तव में पूर्णांक होते कितने प्रकार के चलिए पूर्णांक। अब पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण अंक, मतलब कि पूरा अंक और दशमलव में ना रहे, पूरा अंक। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के मतलब देखिए कैसे बताते हैं। ये देखिए, एक तो हो जाते हैं आपके धनात्मक पूर्णांक, एक हो गए आपके धनात्मक पूर्णांक, एक तो हो गए आपके ऋणात्मक पूर्णांक, एक हो गया आपके ऋणात्मक पूर्णांक, और बीच वाला आपका हो गया शून्य पूर्णांक। ये हो गया आपके 3 पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक। अब देखिए इसको कैसे परिभाषित करते हैं, एक लाइन से दिखाता हूं। ये हमने लाइन बना लिया, इसको नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, इसको हमने मान ले लिया 0। अब इधर दाहिने तरफ हम जब कभी भी बढ़ेंगे, देखिए ये हमारा हाथ का दाहिने तरफ जब बढ़ेंगे तो धनात्मक मिलेगा और बाएं तरफ बढ़ेंगे तो ऋणात्मक मिलेगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे इधर बढ़ते चले गए, अनंत तक चले गए धनात्मक वाला। अब इस इधर आएंगे तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे इधर इधर -1 तक। इन दोनों पर विचार करेंगे। ठीक है, यहां से इधर वाले धनात्मक है, इधर वाले पर ऋणात्मक है, ये शून्य है। क्लियर? अब सुनिए भाई, ऋणात्मक पूर्णांक में अगर कहा जाए कि 5 बड़ा है कि 7 बड़ा है तो आप आराम से बता देंगे कि 7 बड़ा है। लेकिन अगर मैं निशान लगा दूं माइनस का, -5 और -7 की मैं बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे इधर अगर और आगे बढ़ते तो -6 भी मिलता और आगे जाते तो -7 मिलता। -5 और -7 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि -5 हमारा दाहिने तरफ लिखा हुआ है और 7 हमारा बाएं तरफ लिखा हुआ है। तो जो ऐसी वह सभी चीजें जो बाएं तरफ रहेंगी वो क्या होंगी? छोटी होंगी, और दाहिने तरफ वाली संख्याएं क्या होती हैं? बड़ी होती है। तो मतलब -5 बड़ा हो गया। समझ में आ गया? एक और वो एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पास 1 रुपया रखे हो, आपका ही एक परम मित्र है, वो 1000 रुपया कर्जा लिया है, तो दोनों में धनी कौन है? आप 1 रुपया अपने खून पसीने की कमाई कर रखे हो, आपका मित्र 1000 रुपया कर्जा लिया है, भले ही उसके पास 1000 के नोट हों, लेकिन वो है तो क्या? कर्जा। आप 1 रुपया रखे हो खून पसीने की, तो आप क्या है? अमीर हैं। ये क्या है? गरीब है, कर्जा तो नहीं लिया है। उसी प्रकार से ये ज्यादा कर्जा लिया है, कम कर्जा लिया है, तो कम कर्जा वाले अमीर हो गए, ज्यादा कर्जा वाले गरीब हो गए। ये चीज समझ में आ गई होगी। तब धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, इन तीनों में अंतर भी समझ में आ गया होगा। प्रश्न बन जाए, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 होता है, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक अनंत होता है। शून्य का क्या निशान है? शून्य ना तो धनात्मक में ही है ना ही ऋणात्मक में है, ये बीच में है।
ठीक है। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -अनंत है। तो इस तरह से धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। परिमेय संख्या पहले पढ़ लेते। परिमेय संख्या से पहले हम लोग सम संख्या और विषम संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, सम संख्या पढ़ेंगे, विषम संख्या पढ़ेंगे, आभाज्य संख्या पढ़ेंगे। तो इसको एक इसकी हिसाब लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, आप पढ़ते हैं सम संख्या। सब लोग जानते होंगे, लेकिन सम संख्या को कैसे पहचाना जाए, ये सब चीजें पढ़ेंगे। थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव स्तर की तैयारी करेंगे, मतलब कि हमें सब लोग अच्छा आप लोग सब लोग ही जानते हैं कि सम संख्या की परिभाषा वही होती है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए सम संख्या कहते हैं। लेकिन क्या इतना बड़ा सवाल आ गया उसको हम भाग करने लग जाएंगे? नहीं, हमें कुछ ऐसा चीज चाहिए जिसको हम देखें तो बता दो कि क्या ये सम है या विषम है, ये बात होनी चाहिए। देखिए सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? देखिए भाई, ऐसी संख्या जिसका या जिसके इकाई का अंक, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक हो 0, 2, 4, 6, 8, इन 5 अंक में से कोई भी अंक अगर इकाई लास्ट में इकाई के अंक पे रखा है, बेहिचक हम कह देंगे कि वह संख्या कैसी संख्या है? सम संख्या है। बस यही एक ट्रिक है। आप डिवाइड करने में लगेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम एक एक संख्या को चले 2 से डिवाइड करें। अब यही बात हो जाए विषम संख्या की। विषम संख्या की जब मैं विषम संख्या की मैं बात करूंगा तो इसमें क्या होना चाहिए? इसके इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक होना चाहिए, मैं बताता हूं। लेकिन जो बच गए हैं उनको रख दिया जाए, जैसे 1 मिल जाए, 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, 7 मिल जाए और 9 मिल जाए। ये क्लियर हो गया? देखिए 5 अंक तो ले गए भाई साहब सम वाले और 5 अंक ही ले गए विषम वाले। तो इकाई का अंक जिनका ये हो जाए, वो इकाई के अंक से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आता है, उसको एक दिन हम अलग से टॉपिक ले लेंगे, इकाई के अंक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर वहाँ पर हम पूरी बात एक जगह पर ही डिस्कस कर लेंगे। कितने इकाई के अंक में कितने 0 होंगे, मतलब लास्ट में कितने 0 होते हैं, इकाई का अंक क्या होगा, घात लगे रहते हैं, उन घातों में इकाई का अंक मतलब ऐसे लिख दिया जाएगा कि 8225 की घात में इतना लिखा हुआ है, ये लिखा 5 लिखा है। अब आपको बताना है कि इनमें इकाई का अंक क्या होगा। ऐसे सवाल रहेंगे, उन सबको किया जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा और थोड़ा सा पेशेंस के साथ में कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, ये सम संख्या हो गई, सम संख्या हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं? सुनिए भाई, इसके लिए 2 शर्त है। 2 शर्त है। यह 1 से कटेगा और यह स्वयं से कटेगा। इन दोनों को जोड़ लें तो कम से कम 2 अंक से, कम से कम 2 अंक। अब एक बात ध्यान, केवल 1 से कटेगा तो नहीं माना जाएगा, स्वयं से कटेगा तो नहीं माना जाएगा। अब जैसे मैं गिनती लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एग्जाम्पल के तौर पर मैं इतना ही बताता हूं।
बाकी आगे आप सब लोग कर सकते हैं। देखिए एक है, एक हमारा एक से तो कट जा रहा है, क्या ये स्वयं से कट जा रहा है? इन दोनों में से मैं एक को ही मान सकता हूँ। या तो मैं मान लूँ कि ये स्वयं से कट रहा है, या तो मैं मान लूँ कि ये एक से कट रहा है। लेकिन ये वाली शर्त कहाँ गई? कम से कम 2 अंक से इसको कटना चाहिए, तो वहां पर ये फेल हो गया, इसलिए एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं रह गई। क्लियर? 2 के बारे में दो मेरा है, इसको प्राइम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, दो मेरा एक से कटेगा और स्वयं से भी कट जाएगा। 3 भी मेरा एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 4, अगर मैं इसको देखूं तो ये एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। ये 2 से ज्यादा है, 3 अंक है, इसलिए ये अभाज्य नहीं रह गया। 5 के बारे में आ जाइए। 5 हमारा किससे कट रहा है? 1 से और 5 से, ये भी हमारा अभाज्य हो गया। ऐसे 6 हमारा नहीं होगा। 7 हमारा अभाज्य होगा। 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा और 11 होगा। ठीक है, अब सुनिए, अभाज्य संख्या में 2-3 क्वेश्चन बहुत घूम के आता है। जैसे ये 2 से जो है, ये 2 जो अभाज्य संख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 2 की क्या खासियत है मैं बताता हूँ। 2 की पहले खासियत पढ़ लें। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, और कोई भी संख्या सम नहीं है जो अभाज्य हो, सिवाय 2 के। और इसकी दूसरी खासियत क्या है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या। आप यूपी टेट का पेपर उठा करके देख लीजिए, यही क्वेश्चन बार बार आया हुआ है कि कौन सम अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। इतना। अब अभाज्य संख्या से संबंधित और प्रश्न आते हैं, जैसे 4 विकल्प दे दिए, चारों में से 3 अंक के या तो अभाज्य रहेंगे, एक अभाज्य नहीं रहेगा, या तो एक अभाज्य रहेगा, 3 अभाज्य नहीं रहेंगे। उनको ढूंढना है, उनको भी कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।